हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। तो बच्चा, अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में जो कुछ भी बातें की है वो रिफ्लेक्शन के बारे में की है। हमने प्लेन मिरर्स के बारे में कुछ डिस्कस किया, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कैसे इमेजेस फॉर्म करते हैं, कैसे उनके न्यूमेरिकल्स है वो सोल्व करेंगे, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो बच्चा, आपका ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया जो पूरा रिफ्लेक्शन के बारे में था। अब जो हमारा पार्ट शुरू होने जा रहा है वो है रिफ्लेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने जो आपको बताया था कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट करके आपकी आई पे नहीं आ रही है तो आप आपके आसपास की जो भी कोई ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको आप नहीं देख पा रहे। तो बच्चा, लाइट तो आई के पास आ गई, बट अगर आपका जो ये आई लेंस है वो अच्छे से अगर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है तो भी आप कोई चीज को नहीं देख पाते हो। ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज देख रहे हो तो उसमें रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन, ये दोनों फिनोमिना है वो बहुत होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड कुछ न्यूमेरिकल है वो देख लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ आपने रेनबो है वो देखा होगा। ठीक है, आफ्टर रेन शावर स्काई में ऐसा मस्त 7 कलर है वो रेनबो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब ये रेनबो कैसे फॉर्म हुआ? तो इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा फिनोमिना है? रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। आपने ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे जरूर किया होगा। ठीक है, कि जब कोई ग्लास खाली है, अगर उसमें आप पेंसिल है वो इजेक्ट करते हो तो पेंसिल है वो आपको स्ट्रेट दिखाई देती है, बट जैसे ही आपने उसमें पानी डाला तो पेंसिल है वो बीच में से ऐसे ब्रेक टूटी हुई है ऐसे लगेगी। बच्चा, मेरा बजट है वो थोड़ा लो है, वरना अभी मैं आपको ग्लास में पानी और पेंसिल डाल के एक्सपेरिमेंट करके दिखाता। पर आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे जो स्टूडेंट्स है बहुत ही ब्राइट है और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने घर पे किया ही होगा। तो बच्चा, यहाँ पे जो ये पेंसिल है वो बेंड हो गई है, उसका रीजन क्या है? ये रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है। कई ऐसे बच्चों नेचुरल फिनोमिना है कि जो हमें रिफ्रैक्शन की वजह से देखने को मिलते हैं। एक तो ये है नेचुरल फिनोमिना रेनबो। फिर आप देखते हो बचपन में छोटे होंगे तब आप गाते होंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, तो स्टार है वो क्या एक्चुअल में ट्विंकलिंग करते हैं? नहीं, वो भी बच्चा जो फिनोमिना है वो रिफ्रैक्शन के बेस पे है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रिफ्रैक्शन है ये होता कैसे है, रिफ्रैक्शन कैसे होता। तो बच्चा, रिफ्रैक्शन किसको बोलेंगे? पहली बात हमने डिस्कस की थी मिरर में कि कोई भी अगर प्लेन सरफेस है ओपेक है तो वहां से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। बट व्हाट इफ कि अगर कोई सरफेस है ये ट्रांसपेरेंट हो, ये सरफेस है ट्रांसपेरेंट हो। अब मान लो कि यहाँ पे मेरे पास जो मीडियम है, मान लेते हैं कि ये ग्लास है। जो नीचे मीडियम है ट्रांसपेरेंट स्लाइड के नीचे ये ग्लास है और ऊपर क्या है? एयर है। तो ये दोनों ही मीडियम आप देख रहे हो कि ट्रांसपेरेंट है और दोनों ही मीडियम है वो क्या है? डिफरेंट मीडियम है। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया कि ये सपोज मान लेते हैं कि ये हमारी लाइट है। तो अगर ये लाइट है किसमें से कहां पे ट्रैवल कर रही है? लाइट है वो एयर में से ग्लास में आ रही है। तो क्या ये लाइट है वो सीधे सीधे ऐसे स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करेगी? नहीं। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ। जैसे ही लाइट एयर में से ग्लास में एंटर करती है तो लाइट की कुछ स्पीड चेंज हो जाती है, लाइट के कुछ डायरेक्शन चेंज हो जाती है। चलो कैसे होती है? मैंने आपको एक टर्म सिखाया था नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल किसको बोलते हैं? कि जो परपेंडिकुलर है सरफेस को, जो परपेंडिकुलर है सरफेस को उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो मान लेते हैं कि ये हमारा नॉर्मल है। तो एक्चुअल में यहाँ पे लाइट को स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करना चाहिए था, मतलब दिस कुड बी द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट। ये ओरिजिनल पाथ था तो लाइट को इस पाथ पे ट्रैवल करना चाहिए था, बट लाइट ऐसा नहीं करेगी। जब मीडियम चेंज हो जाएगा तो लाइट क्या करेगी? बेंड हो जाएगी। लाइट क्या करेगी? बेंड हो जाएगी। कुछ ऐसे इस तरह से कुछ लाइट है वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। आपने वो पेंसिल वाले एग्जांपल में देखा कि पेंसिल है वो बीच में से क्या दिख रही थी हमें? कि जैसे पेंसिल है वो बीच में से टूटी हुई है। तो वो इस फिनोमिना की वजह से दिख रही थी कि जब लाइट कोई एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। अब ये लाइट कैसे बेंड होगी? ये किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल जो है, जो मीडियम है उसकी डेंसिटी पे ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आप देखो जो ग्लास है, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा रहती है एयर से, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है एयर से। तो जो हमारा ग्लास है ये कौन सा मीडियम हो जाएगा? ग्लास हो जाएगा हमारा डेंसर मीडियम। किससे डेंसर है ये? एयर से। तो एयर हमारा कौन सा मीडियम हो जाएगा?
एयर हो जाएगा हमारा रेरर मीडियम हो जाएगा, क्योंकि एयर की डेंसिटी है वो ग्लास की डेंसिटी से क्या है, कम है। तो याद रखो, जब भी लाइट है वो रेरर टू डेंसर ट्रैवल करेगी, तो लाइट है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। कहां बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे देखो लाइट कैसे बेंड हुई है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट कैसे बेंड हुई रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके रीजन के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये था हमारा इंसिडेंट रे, लाइट जब इंसिडेंट हुई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सरफेस है कौन सी है, ट्रांसपेरेंट है। ओपेक मटेरियल पे जब लाइट इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्ट करती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे जब लाइट है वो इंसिडेंट करेगी तो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। रेनर में से डेंसर में जब भी लाइट जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे हमारा इंसिडेंट एंगल है वो कैसा होगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, रिफ्रैक्टेड रे। आप जरूर ऐसा सोच रहे होंगे, क्या इस केस में भी इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल सेम होंगे? नहीं, इस केस में जब लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है तब इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल सेम नहीं होंगे। इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, वो हम आपको आगे के लेक्चर में बताएंगे। चलिए, तो इतना समझ में आ गया बच्चा। जब लाइट रेरर में से डेंसर में ट्रैवल करती है तो क्या होता है, लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। लाइट का जो ओरिजिनल पाथ होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा पाथ है वो डेविएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 था। अब हर बार तो ऐसा नहीं होता होगा, कई बार क्या होता होगा कि लाइट है वो डेंसर में से रेरर में ट्रैवल करने लगे। लाइट क्या करे, डेंसर में से रेरर में ट्रैवल करने लगी। तो ये वापस ले लेते हैं, कोई ट्रांसपेरेंट और सरफेस है, ये हो गया हमारा नॉर्मल। अगर कोई लाइट है, मान लेते हैं कि यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, तो ये हमारी हो जाएगी इंसिडेंट रे, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो आप ऐसा समझ लो, डेंसर मीडियम का एग्जाम्पल कौन सा, वाटर ले ले। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मान लो कि लाइट है वो वाटर में से एयर में आ रही है। किस में आ रही है, वाटर में से एयर में। तो वाटर हो जाएगा हमारा डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर कैसा मीडियम हो जाएगा, एयर को हम बोल देंगे कि एयर कौन सा मीडियम हो जाएगा, रेरर मीडियम। जिसकी बचा डेंसिटी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो हमारा हो जाएगा डेंसर मीडियम। जिसकी डेंसिटी कम है वो हमारा हो जाएगा रेरर मीडियम। तो लाइट जब रेरर से डेंसर ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल की साइड टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होती है बच्चा, बेंड होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्स हो जाएगा कि जब लाइट डेंसर में से रेरर में ट्रैवल करेगी तो क्या हो जाएगा, लाइट है वो बेंड तो होगी, बेंड तो होगी, ठीक है, बट वो कैसी बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। कैसी जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारा इंसिडेंट रे था। ठीक है, ये हमारा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। और ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा रे हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो बता, इस केस में आप देख पा रहे हो कि इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टेड एंगल। इस केस में आप देख पा रहे हो कि इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टेड एंगल। इस केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल वुड बी लेस देन रिफ्लेक्टेड एंगल। इसमें कौन सा एंगल बड़ा होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, क्योंकि लाइट क्या हुई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है। यहाँ पे लाइट क्या थी, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ पे लाइट को क्या बोल सकते हो आप, लाइट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, तो इसी को ही बच्चा रिफ्लेक्शन कहता है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम इट बेंड्स। ठीक है, व्हेन लाइट एंटर्स from one medium to the another medium it bends whether it's away from the normal or towards the normal। ये किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि मीडियम 1 की डेंसिटी क्या है, मीडियम 2 की डेंसिटी है वो क्या है। तो जब आप अभी ये याद रखो कि जब लाइट रेरर में से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और जब लाइट है वो डेंसर में से रेरर में आती है तो क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है वो बेंड हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टेड एंगल। इस केस में हो जाएगा इंसिडेंट एंगल इज लेस देन रिफ्लेक्टेड एंगल। चलो, इतना समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों हुआ। ठीक है,
आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी इसमें समझ में थोड़ा सा भी कुछ डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा आप रिवाइंड करके वो देख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो बच्चा अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि रिफ्रैक्शन होता क्या। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो लाइट जब रेयर में से डेंसर में आएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, डेंसर में से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। चलो, तो अब आपको ऐसा क्वेश्चन हुआ होगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो बच्चा लाइट जब रेयर में से डेंसर में ट्रैवल करती है, ठीक है, तो रेयर है, दैट मीन्स कि यहां तो जब लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे रेयर मीडियम में हमें पता है कि एयर है वो रेयर मीडियम है, तो एयर के जो मोलिक्यूल्स हैं, एयर के जो मोलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में बहुत डिस्टेंस होता है, इनके बीच में बहुत डिस्टेंस होता है। ठीक है, मतलब ये पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में से लाइट है वो क्या कर रही है, ट्रैवल करके आ रही है। ठीक है, अब ये जैसे ही लाइट डेंसर मीडियम में आई, डेंसर मीडियम में वो कैसा होगा, डेंसर मीडियम है उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में कम जगह होगी, उनके बीच में कम जगह होगी। ठीक है, तो जैसे ही लाइट है रेयर में से डेंसर में एंटर होती है, क्या होता है, लाइट की स्पीड है वो कम हो जाती है, लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में, देखो मैं आपको समझाता हूं। आप मान लो कि आप एक रोड पे जा रहे हो, ठीक है, आप कोई साइकिल या तो कोई व्हीकल लेके आप कोई एक रोड पे जा रहे हैं। ठीक है, ये एक रोड है हमारे पास, ठीक, आप यहाँ पे निकले, अभी आपका जो लोकेशन है आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा मान लो कि मैं जो डॉट्स कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोई भी व्हीकल्स है, ये व्हीकल्स है। ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पे ये व्हीकल्स है। ठीक है, बट थोड़े से आगे जाके ये व्हीकल्स है उनकी जो डेंसिटी है ये बहुत ज्यादा है, मतलब हो सकता है कि आगे सिग्नल है, या तो हो सकता है कि आगे कुछ भी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है। ठीक है, कोई सेलिब्रिटी आ गया है, कुछ भी हुआ, तो आप यहां से ऐसे ट्रैवल कर रहे हो। ठीक, चलो कुछ लोकेशन दे देते हैं, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और इसको मान लेते हैं पॉइंट सी। तो बच्चा आप यहां से ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी व्हीकल या साइकिल लेके अपनी यहां से निकले, तो सबसे आपकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कौन से रीजन में होगी, यहां से इतने रीजन में जो आपकी स्पीड होगी मैक्सिमम होगी। जैसे ही आप ट्रैफिक वाले एरिया में घुसे, ट्रैफिक वाले एरिया में जैसे ही आपने एंट्री की, तो यहां से आप क्या करोगे, अपनी स्पीड क्या करोगे, कम कर दोगे, क्योंकि वहां पे आप देख सकते हो कि जो व्हीकल्स की डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे लाइट को भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लाइट जब रेयर में ट्रैवल कर रही होगी तो यहाँ पे ट्रैफिक कम है, ये रेयर मीडियम है, पार्टिकल्स बहुत ही कम है, तो लाइट की जो स्पीड होगी ये मैक्सिमम होगी। अब जब लाइट रेयर में से डेंसर में, तो आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि लाइट लेस ट्रैफिक में से हेवी ट्रैफिक में आ रही है। तो जब लाइट लेस ट्रैफिक में से हेवी ट्रैफिक में आएगी तो लाइट की स्पीड क्या होगी, ऑब्वियसली लाइट की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। लाइट की स्पीड है वो क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तो जब लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है तब लाइट क्या करती है, टुवर्ड्स नॉर्मल है वो बेंड हो जाएगी। लाइट क्या करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल है वो बेंड हो जाएगी। तो रेयर में से डेंसर में जब लाइट एंटर करता है तो क्या होता है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है। स्पीड डिक्रीज हो जाने की वजह से वो टुवर्ड्स नॉर्मल है वो बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे उसका एग्जैक्ट इनवर्स केस हुआ होगा कि जब लाइट डेंसर में ट्रैवल करेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि पार्टिकल्स है वो बहुत डेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो ये सारे पार्टिकल्स है ये बहुत डेंस है, तो मतलब कि आप इसको क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, हेवी ट्रैफिक। जैसे ही लाइट है हेवी ट्रैफिक में से लेस ट्रैफिक में आ गई, मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर है, ठीक है, ये लेस ट्रैफिक एरिया है, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब लाइट की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है तो लाइट क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे यही कोज है, कोज और कुछ नहीं है, यही कोज है कि लाइट की स्पीड डिक्रीज हो रही है या तो लाइट की स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और कोई भी कोज नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द चेंजिंग ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज द मेन कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। लेस ट्रैफिक में से हेवी ट्रैफिक में, रेयर में से डेंसर में स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। हेवी ट्रैफिक में से लेस ट्रैफिक में, डेंसर में से रेयर में
लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, आई वुड बी ग्रेटर देन आर, इस केस में होगा आई वुड बी लेस देन आर। तो बच्चा ये सारी स्टोरीज हैं, ये सारे रीजंस हैं कि क्यों रिफ्रैक्शन होता है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है। लाइट है वो डेंसर में से रेयर में जाती है, क्या होता है, रेयर में से डेंसर में जाएगी, क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चा लाइट का, ठीक है, क्योंकि यहीं से ही हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा लेंसेज के बारे में, कि कॉनकेव लेंस कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, कॉन्वेक्स लेंस कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, कहाँ उसके यूजेस होते हैं। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि लाइट मीडियम चेंज होने से कैसे बेंड होती है, then it would be very easier to you to understand the refraction of light through the convex lens, concave lens or the prism etc. चलिए, ये इतना समझ में आ गया आपको। चलिए, तो अब मैं रब कर देता हूं, ठीक है। चलो, तो अभी हमने जो डिस्कस किया है वो किया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रेयर में से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, डेंसर में से रेयर में जाएगी तो क्या होगा। चलिए, नेक्स्ट जो मुझे थोड़ा सा आपको डिस्कस करना है आपसे वो ये है, मान लो कि ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, यहां पे ये रहा हमारा नॉर्मल, ठीक है। चलो, अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि कौन से ऐसे केस है कि जिसमें लाइट बिना पाथ चेंज किए पास हो जाएगी, ऐसे केस बताओ। तो बच्चा पहला केस ये हो जाएगा केस नंबर 1, ठीक है। दो केस है, आपको दो केस है वो याद रखने। मान लो कि लाइट है कुछ इस तरह से क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है। लाइट अगर कुछ इस तरह से इंसिडेंट होती है, मान लो कि नॉर्मल के पैरेलल ऐसे इंसिडेंट हो गई, ठीक है, नॉर्मल के पैरेलल ऐसे कुछ लाइट है वो इंसिडेंट हो गई, कुछ इस तरह, कुछ इस केस में। चलो, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो एंगल है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, इंसिडेंट एंगल क्या है, क्या है इंसिडेंट एंगल। यहाँ पे बच्चा इंसिडेंट एंगल है 0। क्यों, क्योंकि आप देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, बट यहाँ पे 90 डिग्री ये इंसिडेंट रे फॉर्म कर रहा है, किसके साथ, सरफेस के साथ। तो अगर लाइट 90 डिग्री सरफेस के साथ है वो इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट का पाथ चेंज होने वाला नहीं है। याद रखना, लाइट का पाथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। लाइट है वो ऐसे सीधी ही क्या हो जाएगी, ट्रैवल कर जाएगी। लाइट ऐसे सीधी स्ट्रेट पाथ पे क्या हो जाएगी, ट्रैवल कर जाएगी, ठीक है। अब इस केस में रे का जो पाथ है वो चेंज नहीं होता है। कौन से केस में, जब लाइट है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या तो आप बोल सकते हो कि जब इंसिडेंट एंगल है वो 0 है, इस केस में लाइट बिना डेविएट किए ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल 0 है बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप बोल सकते कोई भी मीडियम है, ठीक है, डेंसर में से रेयर में आ रही है, या तो रेयर में से डेंसर में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने केस लिया है कि लाइट रेयर में से डेंसर में आ रही है। तो आप बोलो कि क्या यहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी स्पीड कम हुई होगी, यस, स्पीड तो कम होगी ही, ठीक है, स्पीड कम होगी, क्योंकि क्या हुआ है, मीडियम जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। स्पीड तो डिक्रीज होगी, बट लाइट क्या होगी, बेंड नहीं होगी, सीधी ट्रैवल कर जाएगी। तो ये है केस नंबर 1, ठीक, ये है केस नंबर 1 कि जब लाइट है वो बिना डेविएट किए क्या हो जाती है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर जाती है। चलो, अब बात करते हैं हम लोग केस नंबर 2 की। दूसरा ऐसा कौन सा केस है कि जिसमें लाइट है वो बिना डेविएट किए पाथ ट्रैवल कर जाती है। चलो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ये हमारा कोई एक सरफेस है, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये होगा, ये नॉर्मल है, ये क्या है हमारा, नॉर्मल। चलिए, अब यहाँ पे भी एयर है, मतलब अगर मीडियम 1 भी एयर है और मीडियम 2 भी एयर है, ठीक, तो अगर आपने लाइट को इंसिडेंट किया कुछ इस तरह से, लाइट को अगर इस तरह से कुछ इंसिडेंट किया आपने, तो दोनों ही मीडियम है वो बच्चा सेम है, मतलब जितना ट्रैफिक मीडियम 1 में है उतना ही ट्रैफिक मीडियम 2 में है। तो क्या लाइट की स्पीड है वो चेंज होगी, नहीं होगी। तो इस केस में क्या होगा कि लाइट जो है वो बिना पाथ चेंज किए क्या हो जाएगी, ट्रैवल कर जाएगी। इस केस में ना ही तो स्पीड कम होगी और ना ही एंगल कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में आप बोल सकते हो कि I इज इक्वल टू आर। इस केस में आप बोल सकते हो I इज इक्वल टू आर। यहाँ पे भी आप बोल सकते हो I इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो इस केस से ये पता चलता है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन निकल के ये आती है कि व्हेन I इज इक्वल टू आर,
ठीक है, इन दैट केस द लाइट ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, चलो, तो कौन से ऐसे दो केस है, जब रेयर में से डेंसर में आ रही है तो कौन सी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, आई शुड बी इक्वल टू 0, तो आर भी क्या हो जाएगा 0, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी बट पाथ डेविएट नहीं होगा। सेकेंड केस है कि अगर दोनों ही मीडियम है वो सेम है, हो सकता है कि ये ग्लास है मीडियम, वाटर है, तो लाइट है वो बिना पाथ चेंज किए है वो ट्रैवल करेगी, और इस केस में हो जाएगा आई इज इक्वल टू आर। चलो, इतना समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इनके रिफ्लेक्शन में लॉज क्या है। आपको याद हो तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो डिस्कस किया था, तो ऐसे ही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो पहला लॉ है वो सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन में रहते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में रहेंगे। तो पहला लॉ है वो तो सेम है। दूसरा लॉ जो है बच्चा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चा आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन, कोस, टेन, कोसेक, हाँ वही साइन। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब आप हर एक केस में, हर एक एक्सपेरिमेंट में आप ऐसा ले रहे हो कि लाइट है वो एयर में से वाटर में आ रही है, तो हर एक केस में अगर आप उसका साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, अगर ये रेशियो आप लेते हो तो वो ऑलवेज आपको क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट मिलेगा। यही रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है कि इट्स ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, एंड दिस सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि राइट स्नेल्स लॉ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, ये स्नेल्स लॉ क्या है। तो चल, रिफ्रैक्शन का जो ये सेकेंड लॉ है यही आपका स्नेल्स लॉ है। ठीक है, क्योंकि स्नेल नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था और उन्होंने हमें ये लॉ दिया है। तो साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल, ये दोनों का अगर आप रेशियो लोगे तो वो कांस्टेंट आएगा। और बच्चा इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, बात करेंगे अभी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे, टेंशन मत। ठीक, चलो, पर अभी ये याद रखो कि साइन आई अपॉन साइन आर विल बी ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम्स। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी तक आपने अगर ये लॉज नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो आप लिख लीजिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखे हैं। चलिए, क्लियर, चलो आगे बढ़े। तो बच्चा अब हमें जो बात करनी है वो करनी है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है, कोई भी दो पेयर जो मीडियम है उनके लिए कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये थोड़ा सा बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ठीक है, अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, बट इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, देख लेते हैं, चलिए। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे मैंने बच्चा ईटा से है वो रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, कई बुक में, अगर आप आईसीएसई बोर्ड्स में हैं तो आपकी बुक में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को ऐसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, आप ईटा से रिप्रेजेंट करो, म्यू से रिप्रेजेंट करो, दोनों एक ही बात है। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, अच्छा, जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है उन सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम की एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ये पता चलता है कि जब लाइट एयर में से उस मीडियम में ट्रैवल करेगी तो कितनी बेंड करेगी। जैसे कि यहाँ पे हम केस ले लेते हैं कि ये है हमारा नॉर्मल, अगर इस एंगल पे लाइट है वो इंसिडेंट की है, यहाँ पे मान लो कि ये एयर है, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि अब ये ग्लास है, तो लाइट है वो जब एयर में से ग्लास में आएगी तो हमें पता है कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल है वो बेंड करने वाली है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, बट कितना बेंड करेगी। ठीक है, कितना बेंड करेगी उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर। डायमेंशनलेस को आप बोल सकते हो कि यूनिटलेस। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे कि जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
उसका यूनिट क्या है, तो उसका कोई यूनिट नहीं है, वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। अभी पता चल जाएगा आपको ऐसा क्यों है। इट इज अ डायमेंशनलेस और यूनिटलेस नंबर दैट डिस्क्राइब्स हाउ मच लाइट बेंड्स। क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ मच लाइट बेंड्स और स्लोज डाउन व्हेन इट पास फ्रॉम वैक्यूम इनटू मटेरियल। बच्चा याद करो, जब इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट था तो मैंने आपको बताया था कि लाइट की जो सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, ठीक है, लाइट सबसे फास्टेस्ट जो ट्रैवल करती है वो किस में ट्रैवल करती है, लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है। और वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, ठीक है। तो स्मॉल सी कहीं पे भी आपको किताब में दिखे, बुक में दिखे, तो आपको समझ जाना है कि ये सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइट फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करेगी, वैक्यूम में। आपकी बुक में लगता है कि वैक्यूम है या तो फिर एयर है, ठीक है, वैक्यूम एयर दोनों को हम एक लेते हैं। तो वैक्यूम में लाइट, वैक्यूम या तो एयर में लाइट वो फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी। तो अगर लाइट एयर में से दूसरे कोई मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसमें लाइट की स्पीड कम ही होने वाली है। जैसे कि सपोज लाइट है वो एयर में से, लाइट है वो एयर में से ग्लास में आ रही है। यहाँ पे सेकेंड मटेरियल है, ये कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ट्रांसपेरेंट। पर लाइट की फास्टेस्ट स्पीड है वो एयर में है। अब एयर में से कोई भी मीडियम में ट्रैवल करेगी तो लाइट की स्पीड डिक्रीज ही होने वाली है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि लाइट की स्पीड कितनी स्लो हो जाएगी, वो भी हमें किससे पता चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता चलेगा, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी है जो हमें बताएगी कि लाइट कितनी बेंड होगी, या तो हमें वो भी पता चल सकता है कि कितनी स्लो डाउन हो जाएगी जब वो वैक्यूम में से कोई मटेरियल में है वो ट्रैवल करती है। ठीक, और कुछ नहीं है इसमें। चलो डिस्कस कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है। चलो मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारी ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ठीक है, ये रही हमारी ट्रांसपेरेंट एक कोई भी सरफेस। नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा हमारा नॉर्मल, ठीक है। कोई भी मान लेते हैं कि कोई लाइट है वो यहाँ से इंसिडेंट की है, ठीक है, एयर में से, या तो आप मान लो कि वैक्यूम में से, ये रहा लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब सेकंड केस जो हम मानेंगे वो कुछ भी आप ले सकते हो, ग्लास ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ से आ रही है एयर, या तो फिर आप वैक्यूम भी ले सकते हो कि पहला मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है। तो लाइट वैक्यूम में से कहाँ पे आ रही है, ग्लास में आ रही है, ठीक। तो क्या होगी, बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड होने वाली है टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है ये डिक्रीज होने वाली है, ठीक है। तो लाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे बच्चा ये हो जाएगा हमारा इंसिडेंट एंगल और ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। बच्चा याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह से आप फाइंड कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। हम दोनों ही केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पहला केस, ये हमारा पहला केस है, देखना यहाँ पे, ठीक। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में बच्चा हमने क्या डिस्कस किया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने डिस्कस किया कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। अगर ये दोनों का आप रेशियो ले लो तो भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसकी मिलेगी, ग्लास की मिलेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का तरीका है बच्चा याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये आपको रखना है डिनोमिनेटर में। किस में रखना है, डिनोमिनेटर में। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है उसको कहां पे रखेंगे, डिनोमिनेटर में। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इसको हम रखेंगे न्यूमरेटर में, इसको हम किस में रखेंगे, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये याद रखो। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें से हर साल बोर्ड में एक एमसीक्यू या तो 2 मार्क का क्वेश्चन है वो आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप ये दोनों जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये आप जरूर याद रखें, ठीक है। ग्लास की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कर देंगे।
वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। केरोसिन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन। ठीक है, ऐसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो याद रख लेंगे। तो न्यूमरेटर में जो स्पीड आएगी वो किसकी आएगी? ऑलवेज वैक्यूम की आएगी। और डिनोमिनेटर में स्पीड किसकी आएगी? स्पीड ऑफ अ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे याद रख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विल बी इक्वल टू सी। सी मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल सी का मतलब क्या हो जाएगा? दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हम कर देंगे v सफिक्स में m, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो ऐसे भी है आप स्पीड ऑफ लाइट है वो निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो आप स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकाल सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है तो आप स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोई भी मटेरियल के निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कभी कभी आपकी बुक में बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई नया टर्म नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कोई भी मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो आप सिंपल ये फॉर्मूला से आप डिस्कस कर सकते हो, इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो? डिराइव कर सकते हो। कोई भी मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, ये फॉर्मूला है वो आप यूज कर सकते हो। चलिए, क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब एक लास्ट थोड़ी सी आपसे बात करनी है, वो ये है कभी कभी ऐसा होगा, आपको सपोज ऐसा केस दिया है, ठीक है, आपको कुछ ऐसा कुछ केस दे दिया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है आप फाइंड करो। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट आप फाइंड करो। अगर ये दोनों ही मीडियम है, एक है ग्लास एक है वाटर। ठीक है, आपको ऐसा कुछ दे दिया कि ये ग्लास है, लाइट कहां से कहां आ रही है? ग्लास में से कहां पे आ रही है? वाटर में आ रही है। ठीक है, लाइट कहां से कहां पे आ रही है? ग्लास में से वाटर पे आ रही है। तो ये है हमारा नॉर्मल। ठीक है, लाइट ऐसे मान लेते हैं कि इंसिडेंट हुई। जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई, इस पाथ पे लाइट क्या हो जाएगी? सपोज मान लेते हैं कि रिफ्लेक्ट ऐसे कुछ इस पाथ से हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें से हमें पता है कि ग्लास है वो क्या होगा? डेंसर होगा वाटर से, तो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, चलो इस केस में अगर आपसे ऐसा पूछा कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, सपोज ऐसा पूछा आपसे कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो सिंपल आप ऐसा लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उस मीडियम की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिनोमिनेटर में आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वो न्यूमरेटर में आएगा। सो स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं बच्चों कि व्हाट इज स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप ऐसा लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ऐसे हम क्या करेंगे? डिफाइन कर लेंगे। चलिए, समझ में आ गया? ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो न्यूमरेटर में ऑलवेज क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा रेफरेंस कौन होगा? वैक्यूम। और अगर आपसे कोई पर्टिकुलर क्लियर कट पूछे कि हमें वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, या तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप इन दो फॉर्मूलाज का यूज करके आप निकाल सकते हैं। क्लियर? और छोटा सा नोट है वो आप ये याद रखना, अगर आपने इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका आंसर है 1 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये थोड़ा नोट कर ले, अभी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, उसकी कुछ बोला गया कि ये 3/4 है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 4/3 हो जाएगा। इसका आंसर दिया आपको कि ये 5/3 है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्लियर, चलिए याद रखिए। छोटी सी बात मुझे और एक आपसे करनी है, वो ये है, देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये न्यूमरेटर में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, ये डिनोमिनेटर में। तो लाइट की जो स्पीड है मैक्सिमम वो किस में है, वैक्यूम में। इसका मतलब ये होगा कि इस फ्रिक्शन में न्यूमरेटर है वो सभी केस में कैसा रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है। ठीक है, इन दिस केस न्यूमरेटर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो आप क्या बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है वो किसी भी मीडियम पे वैक्यूम से तो ज्यादा होने नहीं वाली है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम या तो एयर आप क्या लेते हो, 1। ये छोटी सी चीज आप याद रखना। चलिए क्लियर, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। बच्चा एक न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज 2.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको एक ऐसे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करनी है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट है ये 2.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो। तो आपको फॉर्मूला तो पता है, ठीक है, कि स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विल बी इक्वल टू C/V, C/V। तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो आपको याद रखनी है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये क्या है, 3 into 10⁸ डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, वो क्या है हमारे पास, 2.5 into 10⁸। चलिए तो यहां से क्या कट हो जाएगा, 10⁸ है वो कट हो जाएगा। ठीक, 10⁸ है वो कट हो जाएगा। क्या बचा है आपके पास, 3/2.5। तो बच्चा इस 2.5 में अगर पॉइंट हम निकाल दें, ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 25/10। तो 25/10 है वो कहां पाएगा, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। चलिए तो यहां से आप वो कट कर सकते हैं। ठीक है, 5 5 जा 25 हो जाएगा एंड 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर हमें आ रहा है 6/5। 6/5, 6 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आ जाएगा, 1.2। तो इस केस में भी आप देख सकते हो ये जो मीडियम है, ठीक है, इसमें लाइट की स्पीड है वो डिक्रीज हुई है, तो उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगी, 1.2। और यूनिटलेस क्वांटिटी है तो हमें यूनिट रखने की जरूरत नहीं है, बट आप एक नोट कर सकते हो कि ये इसकी वैल्यू भी देखो ग्रेटर देन 1 आई है। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक, चलिए अच्छे से नोट कर लें, आगे बढ़े। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, if the refractive index of water is 4/3, refractive index of water is 4/3 and that of the glass is 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की हमें दी गई है 4/3, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है 3/2। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स दिए गए हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये हमें दिया है 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारे पास है 3/2। ठीक, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहाँ पे ये WRT का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये चीज आपको फाइंड कर रही है। चलिए कैसे करेंगे, ठीक है, चलो धीरे धीरे चले जाते हैं। देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमें चाहिए, तो हमें कौन सा इक्वेशन पता है, हमें तो ये पता है कि सर आपने बताया था कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, ठीक है, उसकी वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वो हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे और ये हम किसमें ले लेंगे, न्यूमरेटर में ले लें। ठीक, तो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि C डिवाइड बाय VW एंड C डिवाइड बाय VG
एंड सी डिवाइड बाई वी डब्ल्यू। देखो तो थोड़ा सा मैंने इसको रीअरेंज किया है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ठीक, देखो यहां से क्या हो जाएगा, सी सी है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, सी सी कट हो जाएगा, वी डब्ल्यू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में जाएगा, वी जी है वो वापस नीचे आ जाएगा। तो कुल मिला के इस टर्म को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो यही टर्म मिलने वाली है। ओके, अब सी डिवाइड बाई वी जी ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सी डिवाइड बाई वी डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो यहां से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कुछ ये मिल रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारे पास है 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी हमारे पास है 4/3। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो 3 जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में जाएगा, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, और 4 2 क्या हो जाएगा 8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो निकल के आ रहा है ये है 9/8। कैसे किया मैंने, पहले ये इक्वेशन लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में मैंने लिखा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो सी बाई वी जी आ गया, डिवाइड बाई सी बाई वी डब्ल्यू। ये किसका फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये किसका फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वैल्यू प्लॉट अप करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आपके सामने है। चलो अब बच्चा ऐसे बताओ मुझे कि अगर ऐसा पूछा होता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ये पूछा होता तो इसका आंसर क्या आ जाता, इसका आंसर आ जाता 8/9। इसका आंसर क्या आ जाता 8/9। पूछते नहीं है बट सपोज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे वेरी करती है। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं बच्चा, ठीक है। तो आज बच्चा हमने क्या क्या डिस्कस किया, जो पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सब कुछ हमने इन डिटेल है वो डिस्कस किया है। अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियोस को थोड़ा रिवाइज करके वो अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।